सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 116 पहला प्रश्न। एक भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। 2 स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। 3 देश में अब तक 95 PVTGs आधिकारिक रूप से अधिसूचित है। 4 PVTGs की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A 1, 2 और 3, B 2, 3 और 4, C 1, 2 और 4, D 1, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है C। PVTGs पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वे जनजातियां हैं जो विकास की मुख्य धारा से बाहर हैं और जिन्हें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक PVTGs भारत के 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। 2 PVTG स्थिति का निर्धारण करने के मानदंडों में स्थिर या कम होती जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है। 3 अब तक 75 PVTGs आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं, न कि 95। 4 इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां PVTGs की सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न। 2 भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? A भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। B भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। C देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। D कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। इस प्रश्न का उत्तर है B। भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी भी मामले में न्याय की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त आदेश दे सकता है, भले ही वह संविधान या सामान्य कानूनों से भिन्न हो। इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए विधियों से बाध्य नहीं होता यदि वह न्याय की व्यवस्था के लिए आवश्यक समझे। यह न्यायालय को व्यापक संवैधानिक शक्तियां प्रदान करता है। अगला प्रश्न। 3 भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। 2 जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है C। वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल का संबोधन भारत के किसी राज्य की विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में राज्यपाल द्वारा सदन के सभी सदस्य को संबोधित किया जाता है। यह एक रूढ़िगत प्रथा है जिसमें राज्यपाल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सदन को जानकारी देते हैं। लोकसभा के नियमों का पालन। यदि राज्य विधानमंडल के पास किसी विशिष्ट विषय पर नियम नहीं है तो वह उस विषय पर लोकसभा के नियमों का पालन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका में उचित कार्यवाही हो। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC का भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। 2 UNCAC अब तक का सबसे पहला विधिता बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है। 3 राष्ट्रपार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNTOC की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थीं।
4 मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम अनॉर्क संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अनकैक और अनटॉक दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. केवल 2 और 4। डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अनकैक में प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल का उल्लेख नहीं है। यह कन्वेंशन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन प्रवासी तस्करी पर यह विशेष ध्यान नहीं देता। अनकैक पहला विधिक रूप से बाध्यकारी भ्रष्टाचार निरोधक लिखत है, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्य करता है। अनटॉक का विशेष अध्याय अवैध तरीके से ली गई संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को वापस लौटाने के उद्देश्य से शामिल है। अनॉर्क अनकैक और अनटॉक के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वनक्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। 2 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। 3 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में किए गए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वनक्षेत्रों में उगने वाले बांस को काटने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल कुछ सीमित परिस्थितियों में प्रदान किया गया है, जैसे स्थानीय वन प्राधिकरण द्वारा अनुमति के बाद। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में बांस को गौण वनोपज के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वनवासियों को इसका स्वामित्व और उपयोग प्रदान करता है। यह अधिनियम वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। अगला प्रश्न 6 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए. अनुच्छेद 19। बी. अनुच्छेद 21। सी. अनुच्छेद 25। डी. अनुच्छेद 29। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसे व्यापक रूप से व्याख्यायित किया गया है और इसमें एक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा का अर्थ उसकी पसंद के अनुसार जीवन जीने के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भी प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। अगला प्रश्न 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। 2 भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। 3 पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1 और 3। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। कथन 1 गलत है। भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत बीजों या पादपों की जैव प्रक्रिया को पेटेंट नहीं कराया जा सकता। यह भारत के पेटेंट नियमों के अनुसार जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए किया गया है। कथन 2 गलत है। भारत में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड आईपैब था, लेकिन इसे 2021 में समाप्त कर दिया गया था। अब बौद्धिक संपदा से संबंधित मामले दिल्ली उच्च न्यायालय में आते हैं। कथन 3 सही है। पादप किस्मों को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इनकी रक्षा पादप किस्मों और कृषि के अधिकार अधिनियम
प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि एक वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। 2 वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी न तो एक नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। कथन एक गलत है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में विशेष रूप से लोक सहभागिता के बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन इसमें लोक सहभागिता को लेकर विशेष विवरण नहीं दिया गया है। कथन 2 सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानकों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह मानकों को लागू करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि प्रदूषण नियंत्रित किया जा सके। अगला प्रश्न 9 भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। बी ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। सी इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। डी अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में न ले जाया जाए। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत अपशिष्ट उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट जैसे कि जैविक, रिसाइक्लेबल, खतरनाक आदि को अलग अलग करने का निर्देश दिया गया है। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों, लैंडफिल्स और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के लिए विस्तृत मानक और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं ताकि अपशिष्ट का सुरक्षित और प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया जा सके। अन्य विकल्पों में या तो गलत जानकारी दी गई है या नियमों के व्यापक दायरे को सीमित किया गया है। अगला प्रश्न 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार 1 यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। 2 अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी न तो एक नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार 1 नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को लागू करते समय फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना आसान हो जाता है क्योंकि इस श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। 2 अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। यह संशोधन अस्थायी श्रमिकों के लिए रोजगार समाप्ति प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे उन्हें बिना नोटिस दिए हटाया जा सकता है।